स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और क्योंकि आज रिपब्लिक डे है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस दिवस के ऊपर एक चर्चा जरूर करते हैं। हम क्वाइट श्योर कि अभी तक आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ गई होगी, सर आप क्या ही डिस्कस करने वाले हो, मुझे पता है गणतंत्र दिवस क्या होता है, हम लोग क्यों मनाते हैं, एटसेट्रा। बिल्कुल, बट फिर भी बेयर विथ मी फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्यों? क्योंकि आज हम लोग ना सिर्फ गणतंत्र दिवस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन कुछ और चीजों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रिपब्लिक डे के बारे में, हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में, हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में भी। इसके अलावा हम लोग लैटर हाफ में इस रिपब्लिक टर्म के ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं। तो मैं कहूंगा आज का डिस्कशन बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ना सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से, बट मैं कहूंगा सभी नागरिकों के लिए यह डिस्कशन बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये कॉमन नॉलेज हमें होनी चाहिए कि रिपब्लिक डे क्या है, इंडिपेंडेंस डे क्या है, क्या इसका महत्व है, रिपब्लिक का महत्व क्या है, डेमोक्रेसी का महत्व क्या है, प्रजातंत्र और गणतंत्र में क्या डिफरेंस है। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो बेयर विथ मी। आई एम क्वाइट श्योर कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे पे हम लोग क्या करते हैं, और मैं आशा भी करता हूं कि आपने आज का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था उसको फॉलो जरूर किया होगा। आपने देखा होगा कि क्या होता है राजपथ पे, उसका नाम बदल चुका है, अभी कर्तव्य पथ है, राइट। कर्तव्य पथ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल फ्लैग यानी कि हमारे ध्वज को अनफर्ल किया। और उसके बाद आपने फेस्टिविटीज जरूर देखी होंगी कि रिपब्लिक डे की परेड चलती है, हमारी जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इसके अलावा हमारी दूसरे जो स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट से हमारी कल्चर को शोकेस करते हैं, कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं। और इस चीज को आपने फॉलो जरूर किया होगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से मैं हमेशा एस्पिरेंट से कहता हूं कि रिपब्लिक डे का जो टैब्लू होता है उसको फॉलो जरूर करना है, राइट। क्योंकि इस रिपब्लिक डे टैब्लू से जो भी स्टेट की स्पेसिफिक चीजें हुई, जो भी आर्मी की स्पेसिफिक चीजें दर्शाई गई, उसके ऊपर से सवाल जरूर बन सकते हैं, एमसीक्यू जरूर बन सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसको फॉलो जरूर किया है। वी विल ट्राई टू वर्क ऑन दिस एज वेल। तो आप सभी ने इस चीज को फॉलो किया होगा। इसके अलावा रिपब्लिक डे पे स्पेशली हम लोग किसी एक कंट्री से, दूसरे देश से, दूसरे गुट से हम लोग लीडर को बुलाते हैं एज अ चीफ गेस्ट, राइट। एक लीडर होते हैं एज अ चीफ गेस्ट। और इस बार कौन है? आई होप आप सभी को पता होगा, इस बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फताह एल सिसी आए हुए हैं, राइट, इजिप्ट। तो इसको भी नोट करना है। और इजिप्ट का एक कंटिजेंट भी इस बार की रिपब्लिक डे परेड में इन्वॉल्व हुआ था, राइट। ये तो कॉमन नॉलेज है, हम क्वाइट श्योर कि अभी तक आप सोच रहे होंगे सर ये सारी चीजें तो मुझे पता है, कुछ और बताइए। चलिए बात शुरू करते हैं, नॉट फ्रॉम गणतंत्र दिवस लेकिन स्वतंत्रता दिवस। ये क्यों कर रहा हूं आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, क्योंकि आपको समझना है 3 तारीखों को। एक है 15 अगस्त 1947, दूसरा डेट है 26 नवंबर 1949, और तीसरी डेट है 26 जनवरी 1950। तो इन 3 डेट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी में कौन सी आती है? इंडिपेंडेंस डे, ऑफ कोर्स अगस्त में आती है। आप सभी को यह भी पता है कि हमारा स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त, यानी कि जिस दिन हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, राइट। यूनाइटेड किंगडम से हम लोग फ्रीडम पा चुके हैं, इंडिपेंडेंस है करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ 15 अगस्त ही क्यों है? 15 अगस्त ही क्यों है? क्योंकि देखिए 15 अगस्त को सबसे पहले तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के वो प्रोविजंस एक्टिव हुए थे जहां पे पावर को ट्रांसफर किया गया था, ब्रिटिश से पावर को ट्रांसफर किया गया था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पहला लेजिस्लेचर था, हमारा पहला संसद था। धीरे धीरे इन्होंने फिर हमारा संविधान लाया 1950 में, ये हमें पता है। लेकिन सवाल उठता है कि सर 15 अगस्त ही क्यों था? 15 अगस्त क्यों सेलेक्ट किया गया? क्या कोई स्पेसिफिक डे है इंडियन हिस्ट्री का? देखिए, इंडियन हिस्ट्री के दृष्टिकोण से इसको सेलेक्ट नहीं किया गया था। उस समय पे आप जानते हैं कि जो गवर्नर जनरल थे दैट वाज माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन, राइट। तो माउंट बैटन ने इस तारीख को सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, यानी कि विश्व युद्ध 2 में जापान ने सबसे अंत में सरेंडर किया था। और उस दिन को कमेमोरेट करते हुए या फिर उस सिंबॉलिक डे को लेते हुए उन्होंने 15 अगस्त का दिन सेलेक्ट किया। तो इसीलिए कई सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं
कि जो 15 अगस्त सेलेक्ट किया गया हमारी स्वतंत्रता के लिए, ये हम लोगों ने खुद सेलेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट ये एक इंडिकेशन थी इंपीरियल प्राइड की, क्योंकि जो विश्व युद्ध 2 था वो भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कॉलोनीज के लिए लड़ा गया था। तो इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है, मैं कहूँगा 15 अगस्त से भी ज्यादा बहुत जरूरी होगा 26 जनवरी का दिन हमारे लिए, क्योंकि ट्रूली ट्रूली 26 जनवरी के दिन हमारा भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो शुरू हुआ। राइट? तो आई होप कि आपको 15 अगस्त का महत्व समझ में आ चुका है। इंडिपेंडेंस डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या इस डेट का महत्व है, क्योंकि इस पे भी एमसीक्यू जरूर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे इंडिपेंडेंस डे पे क्या होता है। इंडिपेंडेंस डे पे आपने देखा होगा कि 15 अगस्त पे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, अभी फिलहाल कई सालों से नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जो है वो रेड फोर्ट पे, इसको नोट करना है, रेड फोर्ट पे फ्लैग होइस्ट करते हैं और उसके बाद एक नेशन एड्रेस होता है, यानी कि देश को संबोधित करते हैं, एक स्पीच होता है टू टेल द पीपल अबाउट द ईयर। इंडिपेंडेंस डे स्पीच जरूर होता है। ठीक, अब ये इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन आपने देखी होगी। इंडिपेंडेंस डे से भी ज्यादा हमारा जो रिपब्लिक डे है वो काफी पॉम्पसली मनाया जाता है, क्योंकि एक परेड चलती है, बहुत सारी फेस्टिविटीज होती है और काफी लंबा सेलिब्रेट करते हैं हम लोग अपना रिपब्लिक डे भी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑल दो आपको एक ही दिन छुट्टी मिलती है 26 जनवरी को, और सब लोग 26 जनवरी की छुट्टी के लिए एक्सपेक्ट करते रहते हैं, बट हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन शुरू होता है एक्चुअली 26 जनवरी से पहले ही होता है। वो मैं आपको थोड़ी देर में जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये तो 15 अगस्त की बात। अब बात करते हैं 26 जनवरी के बारे में, क्योंकि 26 जनवरी 1949, राइट? अब इस दिन हुआ क्या था? इस दिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी, आखिरी मीटिंग थी 26 नवंबर 1949 को, जहां पे संविधान को हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया कि ये हमारा संविधान है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर दिन से हमारे संविधान के कुछ प्रोविजंस भी एक्टिव हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है ये कब से शुरू हुआ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद है मैं प्रिपरेशन स्टेज में था, 2015 की बात होगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2015 से ये शुरुआत हुई है, राइट? एनडीए की सरकार ने इस दिन को संविधान दिवस घोषित किया। इससे पहले 26 नवंबर वाज बेसिकली कंसिडर्ड एज लॉ डे, है ना, नेशनल लॉ डे करके मनाया जाता था पहले। लेकिन 2015 के बाद 26 जनवरी को संविधान दिवस घोषित कर दिया गया, तो हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, कॉमेमोरेट करते हैं। ठीक है, तो 1949 की बात है, तो 1947 टू 1949 टू 1950 चलेंगे। लेकिन 1949 में हुआ क्या था 26 नवंबर को? क्योंकि इस दिन हम लोगों ने संविधान को फाइनलाइज किया और संविधान के कुछ प्रोविजंस, जैसे कि इलेक्शन से जुड़े हुए प्रोविजंस, आर्टिकल 324 से जुड़े हुए प्रोविजंस और सिटीजनरी से जुड़े हुए, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 की जो चीजें हैं, इनकी एनफोर्समेंट शुरू हो गई। इसीलिए आपने आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में देखा होगा नवंबर 26 के बाद जो लोग थे सिटीजनशिप मिलेगी एटसेट्रा, इस तरह की चीजें आपने देखी होगी। इसके अलावा प्रोविजनल पार्लियामेंट, अब प्रोविजनल पार्लियामेंट क्या था? प्रोविजनल पार्लियामेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास प्रोविजनल पार्लियामेंट की पावर्स दी गई। उसके बाद 1952 इलेक्शन जरूर हुए, आप जानते हो इन सभी चीजों के बारे में। तो हम लोगों ने अडॉप्ट किया 26 जनवरी को, लेकिन फाइनलाइज किया, यानी कि कुछ चीजें एनफोर्स हुई आपकी 26 नवंबर 1949 को। वी एनफोर्स्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ प्रोविजंस इसी तारीख से शुरू हो गए कि इस तारीख के बाद जो रहेंगे वो नागरिक रहेंगे, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये 26 नवंबर का महत्व है। अब बात करते हैं 1950 की और रिपब्लिक डे की। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। अब इस दिन को सेलेक्ट किया गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को सेलेक्ट किया गया कि हम लोग हमारे संविधान को अडॉप्ट कर रहे हैं, और आज से हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड रहेगा, जो हमारी लैंड का जो पुस्तक रहेगा लॉ, वो रहेगा संविधान। और जब भी हम लोग रिपब्लिक डे की बात करते हैं, इसको 26 जनवरी क्यों सेलेक्ट किया गया, ये बहुत जरूरी होता है। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल पहले 1930 को इसी दिन को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज दिन करके घोषित किया था। देखिए, अब इस चीज को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। आपको जानना है क्या हुआ था 1919 में। 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे।
जिससे कि हम खुश नहीं थे। उसके बाद आप जानते हैं कि 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की घोषणा कर दी। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट था, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 1.5 साल से भी ज्यादा ये चला, ऑलमोस्ट 2 साल तक चला। उसके बाद इवेंचुअली 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। लेकिन इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से मैं कहूंगा देश में एक नेशनलिज्म की लहर ऑलरेडी छिड़ गई थी। नेशनलिज्म कंटिन्यूसली राइज पे था और 1919 में जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे उससे हम लोग खुश नहीं थे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, और भी ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर चीज में ब्रिटिश ने जरूर मेंशन किया था कि हम एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। अब इस नेशनलिज्म की लहर के साथ ही जैसे ही 1929 का समय आने लगा, यानी कि हर 10 साल में एक्ट आना है। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, 1919 में मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। सो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि 1929 में और भी ज्यादा पावर्स मिलेंगी। और इसके लिए ऑलरेडी इंडिया में एक नेगोशिएशन या फिर डिस्कशन ऑलरेडी छिड़ चुकी थी। तो आपको पता है कि 1927 में क्या हुआ। 1927 में साइमन कमीशन की घटना की गई और सैडली साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय इन्वॉल्व नहीं था और इसके खिलाफ हम सभी लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि साइमन गो बैक, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। इस चीज का हमारा डिमांड शुरू हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस कंटिन्यूसली नेगोशिएट कर रही थी ब्रिटिश के साथ, तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड इन्होंने मांगी 1929 में, राइट 1920। तो ब्रिटिश के साथ जब नेगोशिएशन चल रही थी तो ब्रिटिश ने एक चैलेंज भी फ्लोट कर दिया कि आप अपना संविधान बनाइए जो सभी को एक्सेप्टेबल रहेगा। आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू कमेटी आई, उन्होंने एक संविधान बनाया, ये सारा इतिहास का पार्ट है। लेकिन इवेंचुअली एक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो उसके बाद 1929 के दिसंबर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो पहले डोमिनियन स्टेटस की डिमांड थी उसको उन्होंने पूर्ण स्वराज में ट्रांसफर किया और इसी सेशन में रेजोल्यूशन पास कर दिया कि इंडिया अभी कंप्लीट फ्रीडम चाहता है ब्रिटिश से। और इस रेजोल्यूशन में डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 वो दिन होगा जिस दिन हम लोग पूर्ण तरह से स्वतंत्र होंगे। और इनफैक्ट इस दिन स्वतंत्रता मनाई भी गई थी, यानी कि इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था कि वी आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और आप जानते हैं इसके 2 महीने बाद मार्च में शुरू हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड आफ्टर दैट वी नो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। और जो 1929 में एक्ट आने वाले थे या फिर ब्रिटिश की तरफ से प्रोविजंस आने वाले थे, इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हमारे संविधान के ऊपर जिसका एक इंस्पिरेशन भी है। मैं कहूंगा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ली हुई। तो इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे का महत्व भी है ऑफकोर्स कि हम लोगों ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर सौंपा, राइट। बेसिकली इसको सौंपेंगे, इस तरह का हम लोगों ने डिसीजन भी लिया। तो ये है महत्व रिपब्लिक डे का। और जैसे कि मैंने आपको बताया रिपब्लिक डे पे होता क्या है, रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नोट करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी रहेगा अनफर्ल करते हैं नेशनल फ्लैग, हमारा ध्वज अनफर्ल करते हैं। ये होता है कर्तव्य पथ पे, इसका पुराना नाम था राजपथ। और अभी तक आपने एक चीज जरूर डिसाइफर की होगी कि सर आपने इंडिपेंडेंस डे पे मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ध्वज को हॉइस्ट करते हैं और यहां पे आपने बताया कि रिपब्लिक डे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अनफर्ल करते हैं। सर ये है क्या एग्जैक्टली चीज है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों टर्म्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। देखिए इंडिपेंडेंस डे को फ्लैग हॉइस्टिंग होती है जिसको ध्वजारोहण कहते हैं हम लोग। अब ध्वजारोहण में होता क्या, अगर आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को देखा होगा तो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, उनके साथ एक ऑफिसर रहेंगे जो फ्लैग को पकड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर धीरे धीरे फ्लैग को नीचे से ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद फ्लैग अनफर्ल करेंगे। दैट इज कॉल्ड फ्लैग हॉइस्टिंग और ये मार्क करता है हमारी इंडिपेंडेंस को। लेकिन रिपब्लिक डे पे फ्लैग अनफर्ल किया जाता है, अनफर्ल।
अब फ्लैग अनफर्लिंग का मतलब है ध्वज फहराना। ध्वजारोहण और ध्वज फहराना में थोड़ा सा अंतर है। ध्वजारोहण में फ्लैग हॉइस्ट करते हैं हम लोग, फ्लैग को नीचे से ऊपर ले जाते हैं टू मार्क द राइज ऑफ इंडिया, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और रिपब्लिक डे का मतलब है इंडिया ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, इंडिया ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोग मार्क करते हैं बाय अनफर्लिंग कि ध्वज को डायरेक्टली ऊपर ही रहता है तो प्रेसिडेंट केवल ध्वज को फहराते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है फ्लैग हॉइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में। नोट करना है इस चीज को, क्योंकि सिंपल एमसीक्यू में बना सकता हूं जिससे कि एक पिटफॉल बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए। सारी चीजें क्लियर है। इंडिपेंडेंस डे फ्लैग हॉइस्टिंग कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। कहां पे करते हैं? रेड फोर्ट पे, लाल किले पे। रिपब्लिक डे ध्वज फहराना, फ्लैग अनफर्लिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहां पे? राजपथ पे, जिसका नाम अभी बदल चुका है, कर्तव्य पथ बन चुका है। क्लियर? आई होप कि बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। थोड़ा सा समय लीजिए, इसको आप एसिमुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं रिपब्लिक का मतलब समझने के लिए। रिपब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिपब्लिक? सर मुझे रिपब्लिक समझना है, ठीक है? ये है क्या? देखिए, पब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है, अब डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र और रिपब्लिक गणतंत्र दोनों ही सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिपब्लिक में क्या होता है? रिपब्लिक जब भी मैं कहता हूं, रिपब्लिक का मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग चूज करते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों को चूज करते हैं और उनके पास पावर होता है, और वो जो प्रतिनिधि रहेंगे वो कंपल्सरीली लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेंगे, यानी कि संविधान को फॉलो करेंगे। तो रिपब्लिक का बेसिक मतलब है कि गवर्नमेंट का जो पावर है वो लोगों के साथ है, यानी कि सोवरेनिटी किसके पास है? सोवरेनिटी लोगों के पास है, और लोगों ने अपना पावर दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव्स को। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ध्यान रखना है, जिन प्रतिनिधियों को हम लोगों ने भेजा है, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये सभी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान देना है, इसका मतलब है रिपब्लिक। अगर आपको थोड़ा सा अभी भी डाउट है कि रिपब्लिक सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हम इन दोनों टर्म्स को समझने की जरूरत है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ पीपल, रिपब्लिक जहां पे गणतंत्र, अगेन ये लोगों का गण है जहां पे लोगों के पास अल्टीमेट पावर है। दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है, दोनों पॉलिटिकल सिस्टम्स रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं, अब मैं यहां पे बात जो कर रहा हूं, ये मैं आपको प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर जिसको हम लोग कोलोक्वियली डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूं। राइट? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र का मतलब है गवर्नमेंट बाय ऑल, जितने भी लोग रहेंगे सभी सरकार के भाग रहेंगे। और इसका जो इतिहास है, इसका इतिहास है फ्रॉम एथेंस, जो ग्रीस की सिटी थी, एथेंस सिटी, एथेनियन सिटी, वहां से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि सभी लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहेंगे। आज भी जैसे स्विट्जरलैंड की हम लोग बात करें, स्विट्जरलैंड में चलता है कॉन्सेप्ट रेफरेंडम का, कि कोई भी बिल लाना है, कोई भी बिल बनना है, कोई भी एक्ट बनना है, तो सभी लोगों से पूछा जाएगा, जो सभी लोग कहेंगे वो बन जाएगा। और यहां पे आपकी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि जो भी मेजॉरिटी चाहेगी वो होगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि 51%, 50 + 1% जो भी कहेंगे वो हो जाए। ठीक है? लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र, राइट? यही तो हम लोग कहते हैं कि प्रजा ही राजा है, प्रजा ही डिसाइड करेगी सब कुछ। डेमोक्रेसी का प्योर मीनिंग, एथेनियन कॉन्सेप्ट फ्रॉम एथेंस, ग्रीस की सिटी है। लेकिन जब हम लोग रिपब्लिक की बात करते हैं, रिपब्लिक एक रोमन आइडिया है, यानी कि रोम की आइडिया है। अब रिपब्लिक में क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा ठप हो रही है, कि डिसीजन मेकिंग में काफी डिले हो रही है, सभी लोग मिलकर मतदान करेंगे, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, पॉलिसी पैरालिसिस हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट सेटअप की रिप्रेजेंटेटिव्स की, यानी कि लोग ही रहेंगे, लेकिन लोग अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे एक पर्टिकुलर असेंबली में। और यहां पे ये जो लोग रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर बाउंड बाय सर्टेन लॉस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक संविधान बनेगा, उस संविधान के दायरे में ही काम करेंगे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। और सबसे मेन डिफरेंस मैं कहूंगा प्रजातंत्र और रिपब्लिक में ये होता है कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में
ट्रू डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी विंस, लेकिन रिपब्लिक में माइनॉरिटी की भी प्रोटेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि संविधान के दायरे में आपको चीजें करनी है और संविधान में ही माइनॉरिटी प्रोटेक्शन भी डिफाइंड होती है जनरली। आई होप इट्स क्लियर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच में डिफरेंस क्या है। इसीलिए हम लोग, जैसे आपने हमारे प्रियम्बल में देखा होगा, संविधान के प्रियम्बल में देखा होगा, ओरिजिनल प्रियम्बल की बात कर रहा हूं, इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नॉट अ सॉवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, राइट? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन दोनों का जो मिश्रण निकलता है, इस पर्टिकुलर फ्लक्स को या फिर इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, या फिर टर्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है, ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी तो है, रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक मतलब लोगों के पास पावर है। सबसे जरूरी चीज है कि रिपब्लिक में हम लोग एक इंसान के पास पावर नहीं है, मतलब कि राजा नहीं है, कोई कोई फ्यूडल कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग होंगे, लोग अपने अधिकार से अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। इसीलिए वी यूज द टर्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन कॉमन पार्लांस। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अलग अलग फॉर्म्स आजकल हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इन जनरल ये जो एग्जैक्ट आपको बीच में मिल जाएगा, डेमोक्रेसी नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, सम सॉर्ट ऑफ एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मैं कहूंगा, जहां पे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सेटअप की हुई है। दैट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वी फाइंड इन इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया। आपको हर जगह पे जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स ही मिलेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप द आइडिया इज क्लियर। इसके अलावा जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि गणतंत्र दिवस ऑल्दो हम लोग 26 जनवरी में मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस की जो सेलिब्रेशन शुरू होती है वो गणतंत्र दिवस से पहले शुरू होती है और खत्म होती है जनवरी 29 को। ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत होती है जनवरी 23 से और अंत होता है इसका जनवरी 29 को। 23 क्यों है थोड़ी देर में आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। अब 29 को होता क्या है, क्योंकि जो सेलिब्रेशन है इसको एंड भी करना है। ये एंड होता है बाय समथिंग कॉल्ड एज बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। पहले देखिए युद्ध में क्या हुआ करता था, युद्ध जैसे ही शुरू हो रहा है एक बिगुल बजेगा और शाम हुई तो फिर से एक बिगुल बजेगा, कि सुबह में एक तरह का साउंड होगा जिससे कि युद्ध शुरू हो चुका है, शाम में एक तरह का साउंड होगा जिससे कि युद्ध खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने वापस जाएंगे अपने कैंप में। दैट इज कॉल्ड बीटिंग रिट्रीट। रिट्रीट मतलब ट्रूप्स अपनी लड़ाई रोक चुके हैं, अब वो वापस जाएंगे, बैटलफील्ड से वापस जाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है जहां पे ड्रम बीट्स बजती है। इस तरह के ड्रम बीट्स सेलिब्रेशंस, अलग अलग हमारे जो कंटिजेंट्स है वो इस तरह की म्यूजिक, ड्रम्स एटसेट्रा, ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे साउंड। पूरा जो राष्ट्रपति भवन है उसको लाइटअप किया था इस तरह से। और जनवरी 29 को हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस खत्म होती है। लेकिन आपको ध्यान देना है, बीटिंग रिट्रीट खत्म करता है फेस्टिविटीज को, यानी कि सेलिब्रेशन को खत्म करता है 29 जनवरी को, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 23 जनवरी से, जनवरी 23 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये पिछले साल से हो रहा है, 2022 से। इससे पहले टेक्निकली जनवरी 24 से शुरू हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल से 2022 से इसको शुरू करा जाता है जनवरी 23 से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी जो हाल ही में हुई, उसी दिन से हमारी गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशन ऑलरेडी शुरू हो जाती है। राइट, दैट इज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन बेसिकली, ठीक है। और आई होप कि आपको काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा संदेश भी है आप सभी के लिए, जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। आज के दिन आपके पास आखिरी मौका है 26 जनवरी को, जहां पे आप हमारी फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन बैच 3 को एनरोल कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 17,500 में कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 की, प्रीलिम्स की, मेंस की, मैं कहूंगा पर्सनैलिटी टेस्ट की भी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1-to-1 मेंटरशिप है। आपके साथ एक मेंटर रहेंगे डे 1 से ही। जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको एक मेंटर मिलेंगे, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेंटर रहेंगे। आपके एकेडमिक डाउट्स, नॉन एकेडमिक डाउट्स, जो भी डाउट्स है आपके लिए वो क्लियर करेंगे। आपकी ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी, कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा, जहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपकी मॉड्यूल हम लोग 1000 घंटे आपकी क्लासेस कराएंगे कंटिन्यूसली।
सो डू एनरोल फॉर दिस। आज आपके पास आखिरी मौका है, आज का दिन आखिरी है इस पर्टिकुलर प्राइस पे लेना है। यूज द कोड राहुल लाइव। बैच शुरू हो रहा है 31 जनवरी से। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको कोई मैसेज भेजना है, कम्युनिकेट करना है, या फिर कोई कंप्लेंट है, फीडबैक है, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @rahulsai222। और अगर आप आईजी पे मैसेज करोगे, आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज एंड छुट्टी के दिन भी। ठीक है, चलिए, हैव अ हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। सी यू। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।